पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सबसे पहले यह समझेंगे हम लोग। तो यदि किसी पार्टिकल की और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में और उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो यह कहा जाता है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन का फंक्शन है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ए वर्च्यू ऑफ हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। इस क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो किसी पार्टिकल में उसकी वेलोसिटी के कारण आती है और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण आती है। जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में जो रिलेशन है वह आता है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी को केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बताई जाती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर आता है। इसके लिए एक बात तो यह है फर्स्ट, और दूसरा बात है सेकंड। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो दोनों पाथ के लिए वर्क डन सेम होगा। मतलब आप लिखेंगे वर्क डन फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू वर्क डन फॉर सेकंड पाथ। इसका मतलब यदि आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन पर यू इनिशियल बताते हैं और फाइनल पर यू फाइनल बताते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर पाथ फर्स्ट u initial minus u final, and for path second u initial minus u final, that may be equal। लेकिन यदि आप यही दोनों पाथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा दिखाते हैं, कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 पाथ 1 और दिस इज पाथ 2, दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। यदि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप कहेंगे कि work done by path 1 is not equal to work done by path second. Work done by path 1 is not equal to the work done by path second. अब आपने मान लिया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी u इनिशियल है, तो यहां पर होगी 2 पर u फाइनल। तो u इनिशियल फर्स्ट पाथ के लिए u इनिशियल है और u फाइनल है। लेकिन पाथ सेकंड के लिए तो u इनिशियल है लेकिन u फाइनल 2 है।
और इसके लिए U फाइनल 1 कर दो। अब आप ध्यान से देखें यहां पर U इनिशियल से U फाइनल 1 और U इनिशियल से U फाइनल 2 से वर्क डन अलग अलग तो आ सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट 2 पर दो पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल 1 और U फाइनल 2 को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। U फाइनल 1 और U फाइनल 2 को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एक ही रहेगी, अलग अलग नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर नॉन कंजर्वेटिव के फोर्स में एक यदि वर्क डन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा, तो हमें इस पॉइंट पर 2 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होगी। इसीलिए और किसी एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। जब भी हमें नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन निकालना होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी से काम में नहीं लेंगे, और जब हमें वर्क डन निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा तो हम लोग केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही उसे काम में ले सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन डेल्टा यू, इसको मैं रादर ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इट इज द बेटर देन दिस। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन होगा तो उसे पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जाएगा। तो पहली बात तो हमारी यहां क्लियर हो जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि किस किस टाइप के फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। Now second point. Second point is this, that the potential energy is defined for a system, not for a particle. Potential energy is defined for a system, not for a object. कैसे? जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सेकंड अर्थ ब्लॉक सिस्टम, अर्थ ब्लॉक सिस्टम। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे हम लोग हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को किसी सिस्टम के लिए बोलेंगे। और यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए बोलनी है तो सिस्टम में से किसी एक को रेफरेंस मान लेंगे और दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बता देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को किसी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट को रेफरेंस ले लेंगे और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बता देंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन होगी केवल सिस्टम के लिए डिफाइन होगी, एक अकेले ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं होगी। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं, अर्थ ब्लॉक सिस्टम की एनर्जी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक की बोलना सही नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मेनली कॉमनली जो हम लोग हमारे कोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेनली टू टाइप्स की है। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां ध्यान से देखिए, मान लो एक ब्लॉक इस ग्राउंड से h1 हाइट पर है। कुछ समय बाद जब इसके ऊपर एक mg फोर्स अप्लाई होता है तो यह ब्लॉक ग्राउंड से h2 हाइट पर आ जाता है। मतलब वर्क डन बाय mg फोर्स इज इक्वल टू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज h1 माइनस h2। अब आप यहां ध्यान से देखें कि वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू mg इंटू h1 माइनस h2। नाउ आई कैन राइट इट mg h1 माइनस mg h2। mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, mg h1 को मैंने पोटेंशियल एनर्जी u1 नाम दिया और mg h2 को u2 दिया। तो वर्क बाय mg फोर्स आ गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन माइनस साइन नहीं है यहां पर, अभी चेंज इन पोटेंशियल को नहीं बोल सकते, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसको मैं आगे फर्दर लिखता हूं माइनस कॉमन लेकर, दैट इज u2 माइनस u1 मीन्स माइनस डेल्टा u। तो आप देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट को रेफरेंस माना है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोला है। तभी तो मैं h1 हाइट के ऊपर जो ब्लॉक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाया mg h1 और जो ब्लॉक h2 हाइट पर है उसको लिख पाया मैं mg h2। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को, हर एक ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं और हमारा mg के द्वारा वर्क डन निकाल सकते हैं। अब जब रेफरेंस पॉइंट यहां ले लिया तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 0, एक ब्लॉक ऊपर और एक ब्लॉक नीचे। ये हाइट है h1 और इस ब्लॉक की भी हाइट है h2, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मैं पॉजिटिव लेता हूं और नीचे लूंगा नेगेटिव। तो आई कैन राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m ब्लॉक इज mg h1 and I can write potential energy of small m block minus mg h2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी ब्लॉक की आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अब आप और हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि इस पोटेंशियल एनर्जी से हमें क्या फायदा, इस पोटेंशियल एनर्जी से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो देखना, अलग अलग सिचुएशन में जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हमें निकालना होगा तो हम लोग इसी की हेल्प से निकाल पाएंगे। वो कैसे, वो देखते हैं आगे। मैं कुछ एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको कि उन्हें कैसे निकालेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लो दिस इज ए बाउल। यहां पर एक स्मॉल मास का ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहां से यहां पर आ जाता है, इसकी रेडियस है r।
तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स हमें निकालना था पहले। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या 0 आया था ए से बी में? हाँ 0 आया था, क्योंकि ऑलवेज नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स। यहां देखें, अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय एम जी। मैं कैसे निकालूंगा? मैं देखता हूं, देखें डिस्प्लेसमेंट और एफ जी एम जी में कितना एंगल है, लेकिन यहां देखो एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये एम जी की डायरेक्शन। यहां पर एम जी की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर। हर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट और एमजी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं सिंपल वर्क डन नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब मैं यहां लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी काम में। मान लो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट पर, इस रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 एज्यूम कर ली। तो मैं यहां पर ए पोजीशन पर इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं यूए इज इक्वल टू एम जी इंटू आर, क्योंकि इससे सीधी हाइट इसकी आर है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी यू बी इज 0। सो आई कैन राइट द वर्क डन बाय द एम जी फोर्स इजीली, दैट इज माइनस डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यहां पर यू इनिशियल UA minus UB, that is MGH minus 0. The answer is MGH. The answer is MGH. The potential by the work done by the conservative force हम लोगों ने आराम से निकाल लिया, लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। ये H की जगह यहां पर R है। वर्क डन बाय द एमजी फोर्स इज MGR। हमने किससे निकाला? यह पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा निकाला। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसमें देखें पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा वर्क हमें निकालना है। ये एक फ्रेम है, और इसकी हाइट बॉटम से 10 मीटर है। लेट दिस इज 3 मीटर ऑफ द रेडियस। हमारा एक ब्लॉक है स्मॉल m, दिस इज पोजीशन A। ये ब्लॉक नीचे आता है, दिस इज पोजीशन B। ये ब्लॉक यहां आता है, दिस इज पोजीशन C, और ये ब्लॉक यहां आता है, दिस इज पोजीशन D। लेट दिस हाइट इज 20 मीटर। अब मुझे वर्क डन बाय द mg निकालना है। क्या यह ब्लॉक mg की वजह से नीचे आएगा? हाँ आएगा। मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया mg नीचे, तो मुझे वर्क डन निकालना है A टू B। फिर मुझे निकालना है A टू C। फिर मुझे निकालना है C टू D। तो यह मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चालू करता हूं। मान लो दिस इज द रेफरेंस लाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट
height 20 meter is 20 mg. At B is 0. At C, potential energy is 3 mg. And at B, potential energy is 6 mg. अब मुझे वर्क निकालना है A to B, तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B. A पर है 20 mg, B पर है 0. आंसर इज 20 mg. वर्क डन A to C 20 mg माइनस 3 mg, that is 17 mg. And work done C to D, potential energy C minus D. C पर है 3 mg minus D पर है 6 mg, that is minus 3 mg. इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्क डन A to B, वर्क डन A to C एंड वर्क डन C to D, आप लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट की निकाली. अब हम लोग किसी रोड की कंटिन्यूअस मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं. जैसे चेन है और रोड है. रोड और चेन एक ही केस है. तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रोड, let this is a rod of length L. Mass of the rod is m. यहां पर रेफरेंस लाइन पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया. एक्स पर जाकर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx. इस dx का मास लेट dm. तो व्हाट इज dm? dm इज m by L dx. dm is L by x, m by L dx. सबसे पहले मैं इस छोटे से मास के लिए छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं. वो होगी du बराबर dm g x. अब हर छोटे छोटे पार्ट के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ता जाऊंगा तो होगी du बराबर dm के लिए लिख दो यहां पर m by L g x dx. Now integrate both sides. So you will get total potential energy is m by L g x square by 2 0 to L. Answer is m g L by 2.
तो रोड की जो पोटेंशियल एनर्जी आई वह कितनी आई, mgl/2। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड इज mgl/2। आगे देखें, इसका मतलब मैं इस रोड को इस तरह से मान सकता था कि इस रोड का पूरा मास एक ऐसे पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट मान लूं जिसकी हाइट ग्राउंड से L/2 है, जिसकी हाइट ग्राउंड से L/2 है, तो इस मास की में पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो इस रोड की होगी। रोड सिमेट्रिक है, इस केस में हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी L/2 पर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूले में निकाला है। नाउ नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चेन। Potential energy of a chain। अब चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो हम यहां ध्यान दें, m मास की चेन है और इसकी लेंथ l है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इज, जैसा कि हमने अभी रोड के केस में निकाला था, U = mgl/2 हो जाएगी, मीन्स इसकी हाफ लेंथ पर। थोड़ा सा चेन को हम लोग इस तरह ले सकते हैं, मान लो चेन किसी एक टेबल पर इस तरह से हैंग है। टोटल मास ऑफ चेन इज m and length is l. This part is L/2, so this part is also L/2. इसका मास हो जाएगा m/2 एंड इसका मास हो जाएगा m/2। मुझे चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट माना यहां पर, ये रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी 0। तो यहां पर चेन के दो पार्ट लेता हूं मैं, एक पार्ट तो यह वाला और दूसरा पार्ट यह वाला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्ट इज U1 और इस पार्ट की और इस पार्ट वाले की U2। तो U1 हो जाएगी आपके पास m/2 g, ये हाइट कितनी यहां से यहां तक L/2 मीन्स mgl/4। और इस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास U2 m/2g। अब ध्यान से देखें, इसकी लंबाई L/2 है, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/4। तो मुझे लिखना होगा L/4, दैट इज mgl/8। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U1 plus U2 that is mgl/4 plus mgl/8। इस तरह से किसी टेबल के ऊपर यदि कोई एक चेन रखी हुई है तो हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी आसानी से
लिख सकते हैं। चेन का एक एग्जांपल और लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, मान लो कोई चेन किसी टेबल के ऊपर L लेंथ की M मास से कंप्लीट तरह रखी हुई है। चेन को थोड़ा सा धक्का लगाते हैं और चेन पूरी नीचे आ जाती है, इस तरह से हैंग हो जाती है। तो हमें निकालना है कि वर्क डन बाय द mg कितना हुआ। तो फर्स्ट केस में रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में U फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इज mg क्योंकि ये लेंथ L है। नाउ इन सेकंड केस पोटेंशियल एनर्जी इज mg L/2 है, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई L/2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल वर्क डन बाय द mg होगा। आंसर इज mg L/2। तो चेन को नीचे लेके आने के लिए mg ने जो वर्क किया वह वर्क हुआ mg L/2। वर्क डन बाय द mg इज mg L/2। इस तरह से आप चेन के क्वेश्चंस कर सकते हैं और चेन के क्वेश्चन करने के लिए विशेष ध्यान रखें कि mg का वर्क डन निकालना हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करें, यह आसान होगा। अब देखें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी टाइप की एनर्जी होती है वह है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यह भी एक इंपोर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जब हमें निकालना होगा तब इसको काम में लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। Let this is a spring of mass is less and small m mass का लोग अटैच है। स्प्रिंग पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और यह है x = x तक स्प्रिंग एलोंगेट हो जाती है। यह फोर्स लगा, दिस फोर्स द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज kx। हम लोग इसको बहुत ही स्लोली मूव करवा रहे हैं। स्लोली मूव मीन्स v कांस्टेंट। slowly moving, then work done by force F is dW = F dx। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है हमें।
0 से x k x स्क्वायर बाई 2। ये जो वर्कडन किया इस एक्सटर्नल फोर्स ने, यह पूरा का पूरा वर्कडन इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। तो यह वर्कडन ही स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एट x इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। यह ध्यान दें कि x डिस्टेंस जो है 0 से है। जब यहां x बराबर 0 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0 आएगी। तो मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। एट दिस रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0। आप देख सकते हैं कि इस ओरिजिन के इधर या इधर पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर में है। यदि स्प्रिंग एलोंगेट होगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जब कंप्रेस होगी तब भी स्प्रिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से कैसे निकाला जाता है। Let this is the reference point where spring potential energy is 0. This is 4 meter and this is 1 meter. This position is A, this is B and this is C. There are three positions A, B and C. अब मैंने कहा आपसे find out the work done from B to C. आपको वर्क डन निकालना है by spring force B to C. तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखना चालू करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट ऑफ स्प्रिंग इज 0। पोटेंशियल एनर्जी एट बी 1/2 k 4 का होल स्क्वायर, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 1/2 k 5 का होल स्क्वायर। और जो एक्स लेंगे हम लोग वो ओरिजिन से लेंगे 4 + 1। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर B to C इज इक्वल टू U B minus UC। देन 1/2 k 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 k 5 का होल स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव ऑफ 1/2 k 9। आप देख सकते हैं यहां पर कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आया है वह नेगेटिव आया है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा था। इस प्रकार आप देख सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज -1/2 k 9।
हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। हम लोग जानते हैं कि कोई पार्टिकल यदि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। यदि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। यदि नेट फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं, हमारे फॉर्मूले हैं F.dx इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मीन्स F इज इक्वल टू माइनस du by dx। इफ F इज 0 देन du by dx इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा हम लोग इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज द F नेट इज 0। यदि किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वह 0 के बराबर है तो वह पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। मैं यहां पर आपको 3 तरह की सिचुएशन बताता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखिएगा ध्यान से, मैंने एक बॉल यहां पर रखी, एक बाउल में मैंने एक बॉल रखी, तो आप ध्यान से देखेंगे इस बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यहां आगे लेके आया तो क्या ये बॉल वापस यहां आ जाएगी। और जब इस बॉल को मैं वापस थोड़ा सा इधर आगे लेके आया तो ये वापस यहां आ जाएगी। तो बॉल की टेंडेंसी क्या रहेगी, हमेशा यहां पर आने की रहेगी। मतलब यदि बॉल को डिस्प्लेस किया जाए तो बॉल वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगी जिस पोजीशन पर पहले थी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस देखते हैं, अगर मैंने यहां पर एक बॉल रखी, अब मैं इस बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या बॉल सीधी नीचे आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। यदि मैंने इस बॉल को थोड़ा इधर डिस्प्लेस किया तो क्या बॉल सीधी इधर नीचे आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। इस तरह के स्टेबल को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ थर्ड केस लेते हैं। इस तरह की एक सरफेस के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। यदि मैंने इस बॉल को थोड़ा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके मैंने इस बॉल को यहां रखा तो यह बॉल यहीं रह जाएगी, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0, बॉल यहां है तब भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0। इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपने देखा 3 तरह के इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट स्टेबल, सेकंड अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। तीनों इक्विलिब्रियम में फर्स्ट टाइम में यहां पर भी एफ नेट 0 है, यहां पर भी एफ नेट 0 है और यहां पर भी एफ नेट 0 है। अब हम जानते हैं F इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, यहां पर 0 होगा। नाउ वी कैन सी हियर F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
और यहां देखें थर्ड कंडीशन में f इजिकल टू माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो तीनों कंडीशन में हमें डी बाई डी एक्स बराबर 0, डी बाई डी एक्स बराबर 0, डी बाई डी एक्स बराबर 0 हमने इसमें किया है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट 0 होना चाहिए तीनों केस के अंदर, तो वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हम देखेंगे कि वह इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, क्योंकि हम लोग f इजिकल टू 0 से यह तो नहीं देख पा रहे हैं कि सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये स्टेबल में होगा या अनस्टेबल में होगा या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए f बराबर 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अब इफ सिस्टम इज अरे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम देन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वही वापस f बराबर 0 होना चाहिए। तो du अपॉन dx बराबर भी 0 होगा। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी स्क्वायर यू अपॉन dx स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0। तो आपका जो पार्टिकल है वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बराबर 0। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए भी f बराबर 0, du बाई डी बराबर 0। तो इस पार्टिकल न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम में तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। इस प्रकार आप देखते हैं कि तीनों इक्विलिब्रियम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वह सिस्टम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि अनस्टेबल है तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा और न्यूट्रल है तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, f और x में इस तरह ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर मैं 3 पोजीशन लेता हूं
ए, बी और सी। तो आप बताइए कि ए और बी और सी में, तीनों में कौन कौन से इक्विलिब्रियम होंगे? क्या पार्टिकल ए पर स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा? क्या पार्टिकल बी पर स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा? और क्या पार्टिकल सी पर स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा? तो चेक करते हैं कि ए पर स्टेबल होगा या इनस्टेबल होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ए पर जो पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं एक्स की तरफ, आगे की तरफ। तो आप देखें, जैसे ही मैंने इसको आगे डिस्प्लेस किया ए को, तो फोर्स नेगेटिव में लगने लगा। तो यह फोर्स वापस इस ए को अपनी जगह लेके आ जाएगा। अब जब मैं इस ए को इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स पॉजिटिव है, तो फोर्स वापस इसको अपनी जगह पर लेके आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए पर जो पार्टिकल है वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ एट बी, बी पर ध्यान से देखें, यदि बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो फोर्स पॉजिटिव है, तो एफ भी आगे लग रहा होगा, तो पार्टिकल को सीधा आगे लेके चला जाएगा। तो पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। अगर मैं एक्स को इधर लेके आया, फोर्स नेगेटिव है, देखिए आप नीचे तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इधर चला आएगा। इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एट सी, सी पर मैंने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया, तब भी फोर्स जीरो है। इधर डिस्प्लेस किया तब भी फोर्स जीरो है। मीन्स पार्टिकल को जहां रखोगे पार्टिकल वहीं रह जाएगा। पार्टिकल ऑलवेज इक्विलिब्रियम में है, इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस प्रकार आप एफ एक्स ग्राफ में किसी भी पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं कि वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सबसे पहले तो हमें देखना होगा किस किस पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो है। तो यहां पर ए, बी और सी पर नेट फोर्स जीरो था। हमने देखा ए को थोड़ा डिस्प्लेस किया एक्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव, बी को डिस्प्लेस किया इधर इधर और सी को डिस्प्लेस किया इधर और इधर, और देखा कि क्या पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यदि हमेशा ही एफ नेट फोर्स जीरो रहेगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल हो जाएगा। कभी कभार u और x में भी ग्राफ आ जाता है हमारे यहां पर। तो u और x में ग्राफ देखें, x and u, यूएक्स ग्राफ दिया हुआ है। यूएक्स ग्राफ का स्लोप देता है हमें फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि तीन जगह पर ए पोजीशन पर, बी पोजीशन पर और सी पोजीशन, तीन जगह हम लोग
इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। मान लो 3 पार्टिकल एक इस पोजीशन पर है और एक इस पोजीशन पर है और एक इस पोजीशन पर है। तीनों के ऊपर एफ नेट 0 है। पहली बात तो ये पक्की हो गई। दूसरी बात, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे इंस्टेंटेनियसली, यही बात ठीक है क्योंकि एफ नेट 0 है। थर्ड, अब हम इनको डिस्प्लेस करके देखते हैं कि ए पर स्टेबल है, बी पर स्टेबल है और सी पर स्टेबल है। जब ए पर पार्टिकल को मैं थोड़ा डिस्प्लेस करता हूं तो देखता हूं, मान लो मैंने ए को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, अब यहां फोर्स तो है नहीं, ए को मैंने डिस्प्लेस किया एक्स में, तो जो मेरा डी यू बाई डी एक्स है वह आएगा पॉजिटिव। डी यू बाई dx is greater than 0. It means, it implies force is less than 0. Means मेरा फोर्स लग रहा होगा इधर, तो क्या ये पार्टिकल इधर आ रहा होगा, तो ये अपनी मीन पोजीशन पर आ सकता है। इधर देखते हैं, इफ यहां देखें जो स्लोप है वह नेगेटिव है, मीन्स डी यू बाई डी एक्स इज लेस देन 0, तो फोर्स क्या होगा, इट इंप्लाइज फोर्स इज ग्रेटर देन 0। क्या फोर्स इधर लग रहा होगा, तो क्या पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर आ रहा होगा, हाँ आ रहा होगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। Now at B, B पर मैंने पार्टिकल थोड़ा आगे डिस्प्लेस किया X में, तो मैं देख सकता हूं कि डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है, लेस देन 0, इंप्लाइज फोर्स इज ग्रेटर देन 0। फोर्स इधर लग रहा होगा, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। अगर यदि पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया तो आप देख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंप्लाइड फोर्स इज लेस देन 0। इट मीन्स फोर्स इधर लग रहा होगा, तो पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं जा पाएगा। इस तरह का इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड, सी, यदि पार्टिकल को आपने इधर डिस्प्लेस किया तब भी डी यू बाई डी एक्स 0, तो एफ इजिकल टू 0, और जब इधर डिस्प्लेस किया तब भी डी यू बाई डी एक्स is 0, implies f is 0. तो इधर भी फोर्स 0 और इधर भी फोर्स 0। यू कैन सी दैट पार्टिकल हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस प्रकार आप यूएक्स ग्राफ से ए, बी और सी तीनों की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इस प्रकार आप लोग, यदि आपको फोर्स दिया हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स निकालें, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, और आप देख पाएंगे कि पार्टिकल स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और यदि ग्राफ दिए हो तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, स्लोप देखकर आप स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं।